प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि जीएसटी एक्ट के तहत गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है उनकी दरें क्या हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, साथ ही जो टर्म बार बार काम आते हैं इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बारे में चर्चा की थी। आज कुछ एक जनरल टर्म्स जो बार बार रिपीट होते हैं टैक्सेशन में जीएसटी के, उनके बारे में ब्रीफ में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसको बोलते हैं, और करमुक्त आपूर्ति एग्जम्प्ट सप्लाई से हमारा क्या आशय होता है, किन किन पर या किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कैपिटल गुड्स की सामान्य रूप से हम लोग जानते भी हैं कि जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि ऐसी संपत्तियां जो विक्रय के लिए नहीं बल्कि उत्पादन को बढ़ाने या उत्पादन में सहयोग करने के लिए प्राप्त की जाती हैं, जिनको विक्रय के लिए नहीं है, पूंजीगत संपत्तियां कहलाती थी। कैपिटल गुड्स से हमारा यहाँ पे आशय होता है ऐसा माल जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अथवा व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए प्रयोग किया जाता है, विक्रय के लिए नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, कैपिटल गुड्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए लेखा पुस्तकों में ऐसे माल को पूंजीकृत कर दिया जाता है, कैपिटलाइज कर दिया जाता है। यदि ऐसे माल को पूंजीगत न किया जाए तो फिर इनकी जो इनपुट क्रेडिट होगी वो पूंजीगत माल के रूप में न देख करके हम सामान्य माल की जो इनपुट क्रेडिट होती है उसके रूप में स्वीकृत करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए संपत्ति माल प्रयोग होता है वो कैपिटल गुड्स है। कैपिटलाइज कर देंगे तो उसकी क्रेडिट का सिस्टम अलग रहेगा। कैपिटलाइज अगर इनकी वैल्यू को नहीं करते हैं तो फिर जो नॉर्मल इनपुट क्रेडिट होती है उसी तरह से हम इनकी क्रेडिट को अलाउ करेंगे। एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता। कैश लेजर में क्या होता है कि किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा टैक्स के पेमेंट के लिए इंटरेस्ट या पेनाल्टी दंड के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया रोकड़ खाता। इन चीज़ों के पेमेंट के लिए ऑनलाइन जो अकाउंट रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो अकाउंट कैश का मेंटेन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। चाहे वो नेट बैंकिंग हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी या आरटीजीएस या अन्य किसी माध्यम से इस खाते में आप पैसा जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन पैसा आप जमा करते हैं और ऑनलाइन ही इस अकाउंट से टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी का भुगतान होता है। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर से मतलब किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी है मुझे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब माल को परचेज करते समय मैंने जो टैक्स पे किया था वो जब मैं माल को बेचूंगा तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, उसमें से क्रय करते समय जो टैक्स घटाया था, जो पे किया था उसको घटाना है। तो टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज जो होता है वो कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक खाते के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर तैयार किया जाता है। करदाता द्वारा स्वकर निर्धारण, सेल्फ असेसमेंट में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बताई जाती है वो
टेम्परेरी रूप से उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। बाद में वो वेरीफाई होती है कि आपने माल खरीदा था जिस व्यक्ति से, तो आपने कहा मैंने इतना टैक्स पे किया, तो जिसको टैक्स आपने पे किया था उस व्यक्ति ने अगर रिटर्न भरा है तो फिर आपको क्रेडिट उतने रुपए की मिल जाएगी। सपोज उस व्यक्ति ने पिछले ने रिटर्न नहीं भरा, सरकार के यहाँ टैक्स जमा नहीं किया, तो जो आपने टैक्स पे किया उसकी क्रेडिट फिर आपको नहीं मिल पाएगी। तो एक बार जितनी भी आप रिटर्न अपना जब असेसमेंट करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने माल खरीदते समय इतना टैक्स पे किया है, तो वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑनलाइन, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिकॉर्ड होती है और उसकी आपको क्रेडिट दे दी जाती है। इसका उपयोग खाताधारी के आउटपुट करके भुगतान के लिए या इनपुट की वापसी रकम के लिए करते हैं। मीन्स जो क्रेडिट है हमारी इनपुट टैक्स की, मुझे जो टैक्स देना है उसमें से एडजस्ट हो जाएगी, या मुझे टैक्स कम देना है और क्रेडिट मेरी ज़्यादा है तो मेरे को उस चीज़ का रिफंड मिल जाएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। चूँकि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स का मतलब ये होता है कि माल व सेवाओं के क्रय विक्रय व उनसे संबंधित जो सहायक क्रियाएं जितनी भी हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, वो सब कॉमर्स का ही पार्ट मानी जाती हैं। तो ट्रेड तो एक पार्ट है कॉमर्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक है तो चूंकि ऑनलाइन बात हो रही है, तो इंटरनेट के माध्यम से या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से माल व सेवाओं का क्रय विक्रय करना, अथवा धन और डाटा, मनी और डाटा का ट्रांसफ़र जो करते हैं आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से मतलब कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए ऑनलाइन माल की क्रय बिक्री, मनी ट्रांसफ़र या डाटा ट्रांसफ़र के लिए कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का या तो वो खुद स्वामी है या उसका संचालन करता है या उसको मैनेज करता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एक एग्रीगेटर जो ग्राहक को माल या सेवा के सप्लायर से केवल मिलाने का काम करता है। प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि एक व्यक्ति माल बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है, प्लेटफॉर्म किसी ने बनाया हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पे सारे काम करते हैं। तो इस तरह से जो एग्रीगेटर है, जो ग्राहक को माल या सेवा के सप्लायर से केवल मिलाने का काम करता है, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के तहत ही उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, इनका टर्नओवर चाहे कम हो या ज़्यादा हो, इनको जीएसटी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या सुविधा प्रदान करने का काम नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं उसकी बात की मैंने। और अब बात कर रहे हैं अपन एग्जम्प्ट सप्लाई की, कर मुक्त आपूर्ति। कर मुक्त का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिस पे टैक्स नहीं लगना है। किसी भी माल या सेवा या दोनों माल या सेवा जिस पर कर की दर शून्य है, ज़ीरो है, या जिन्हें सीजीएसटी की धारा 11 के तहत कर मुक्त घोषित कर दिया गया है, या जिन्हें आईजीएसटी की धारा 6 के तहत पूर्णतया कर मुक्त घोषित कर दिया गया है, वो कहलाते हैं कर मुक्त आपूर्ति। तो तीन चीजें होंगी जिन पे जीरो टैक्स रेट है। सीजीएसटी के सेक्शन 11 एंड आईजीएसटी के सेक्शन 6 के तहत जिनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से, वो
एग्जम्प्ट सप्लाई कहलाती हैं। इसमें जीएसटी के तहत नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी हम शामिल करते हैं, जिन पर हम अभी टैक्स नहीं लगा रहे हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, शून्य दर पर कर योग्य आपूर्ति। एक होता है एग्जम्प्ट, जिस पे टैक्स ही नहीं लगाना है। एक होता है जीरो टैक्स रेट। जीरो टैक्स रेट का मतलब होता है कि वो एग्जम्प्ट नहीं है, कर मुक्त नहीं है, फिलहाल उस पर जो टैक्स की रेट है उसको सरकार के द्वारा जीरो या शून्य नोटिफाई कर रखा है। तो शून्य कर की जो दर है आपूर्ति से से उससे होता है माल व सेवाओं से जो पूर्णतया कर मुक्त नहीं है, लेकिन इन पर टैक्स की रेट वर्तमान में शून्य रखी गई है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐसी हैं जो एग्जम्प्ट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल उन पे टैक्स नहीं लग रहा है, उनको सरकार ने अभी टैक्स या जीएसटी के दायरे से बाहर रख रखा है, जिन पे जीएसटी लागू नहीं होता है। जैसे मानवीय उपयोग की शराब या पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस या इलेक्ट्रिसिटी है, एविएशन स्पिरिट है, इन आइटम्स को सरकार ने अभी नॉन टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में डाल रखा है। मींस इन पर टैक्स अभी नहीं लग रहा है जीएसटी एक्ट के तहत। भविष्य में जब भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा मीटिंग में और राज्यों में सहमति बनेगी तो इन पर भी टैक्स लगाया जा सकेगा। फिलहाल ये जीएसटी के दायरे से बाहर। इंटरेस्ट ऑन एफडी इन बैंक, बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो जो ब्याज मिलता है वो सेवा की श्रेणी में आता है, परंतु ये सेवा जो होती है वो कर मुक्त है, एग्जम्प्ट है। मतलब उस पर टैक्स नहीं लगना है बैंक से जो आपको इंटरेस्ट मिला है, लेकिन इसे टोटल टर्नओवर में शामिल करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप देखेंगे कि सपोज व्यापारियों का जो टर्नओवर है वो कितना है, वो आपने देखा था कि विशिष्ट श्रेणी के 4 राज्यों में 10 लाख से अधिक हो। विशिष्ट श्रेणी के अलावा कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज और दोनों का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो, और बाकी जगह 40 लाख से ज़्यादा था गुड्स का, और सर्विसेज और गुड्स दोनों थे तो 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर था। तो जब टर्नओवर की कैलकुलेशन आप करते हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन एफडी मीन्स डिपॉजिट्स एडवांस पे अगर आपको कोई ब्याज मिला है तो वो जीएसटी एक्ट के तहत टैक्स के दायरे से तो बाहर है, लेकिन टर्नओवर की गणना में हम उसको शामिल करते हैं। और ऐसी दशा में अगर बैंक में किसी की एफडी है तो चूंकि ब्याज मिला है वो सेवा के दायरे में आता है, और सेवा के दायरे में आने का मतलब जीएसटी एक्ट के तहत जो टर्नओवर की लिमिट है वो फिर 20 लाख ही हो जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि इसके अलावा भी कोई सेवा करता हो, खाली बैंक में एफडी के आधार पे आप उसकी लिमिट को 40 से 20 नहीं कर सकते हैं। बैंक में एफडी है, साथ ही कुछ और भी सेवाएं प्रदान करते हैं तो 20 लाख की होगी, अदरवाइज वो 40 लाख ही रहेगी। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे जो जीएसटी एक्ट के तहत पॉइंट्स होते हैं, जिन कुछ जो बार बार रिपीट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ऑपरेटर क्या हैं, एग्जम्प्ट सप्लाई क्या हैं, एंड कैपिटल गुड्स क्या हैं, उनके बारे में मैंने ब्रीफ में आप लोगों से चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।